हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैडम सेकेंड ईयर के हम लोगों के एग्ज़ाम है। काफ़ी यूनिवर्सिटी के जैसे आरआरबीएमयू के तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं कि कब है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, लेकिन उनके भी जल्दी होंगे। तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखें कि एंड टाइम पर आप लोग पैनिक होते हो, परेशान होते हो, उससे अच्छा ये है कि अपन थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम से 15-20 दिन या 1 महीने पहले अपनी तैयारी रखें। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल हो गए हैं, तो उन बच्चों को बेनिफिट मिले, उनके मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, फिर अपन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख लेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो बनेगी, जैसे आज मैथमेटिकल की बना रहे हैं, फिर एक दिन अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बना लेंगे, एक दिन थर्मो की बना लेंगे, फिर अपन थर्मो के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, जितना अपने पास टाइम अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसके अलावा और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आज शाम को मैं लाइव आ रही हूँ 8:15 बजे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना, सभी बीएससी के बच्चों के लिए, है ना। थर्ड ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, क्योंकि लास्ट लाइव मैंने थर्ड ईयर के लिए लिया था, तो सेकंड ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा ऑफेंडेड हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैडम हमारा तो बताया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा था कि उसमें बाकी फिजिक्स बीएससी के स्टूडेंट्स जो है वो पार्ट ले सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ लाइट का इशू हो गया था, लाइट चला गया था, तो वाईफाई ऑफ हो गया था, तो वो जो सेशन है वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो उम्मीद है कि आज ऐसा नहीं होगा, तो मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया है। शाम को 8:15 बजे आप सभी लोग लाइव आइए। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के साथ, बीएससी के सारे बच्चे या और भी कोई बच्चे 11-12 के या कैसे भी, मतलब आप अपने क्वेश्चंस के साथ एग्ज़ाम रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट लाइव में अपन ने जो है सारा, हालांकि जितना मेरे को बताना था ना आपको कि कितना आप किस तरीके से एग्ज़ाम को डील कर सकते हैं, कैसे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, मेरी बातें पूरी हो गई थी, लेकिन आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई थी मैं। ठीक है, तो उसके लिए आज लाइव रखा है, तो आप ज़रूर आना उसमें। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस अपन लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो जिस बच्चे प्लेलिस्ट में पूरी आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स जितनी अगर आप पूरी पढ़ के जाओगे ना, आपका पेपर मैं कह रही हूँ बेस्ट होगा। बल्कि जो बच्चा मेरी पूरी वीडियो देख गया ना मैथमेटिकल फिजिक्स का, वो 50% नहीं, वो 80-90% पेपर अच्छा करके आएगा। हालांकि हमें तो जितना बोला है उतना ही करके आना है, 50 से 60 बोला है % अटैम्प्ट करना, तो उतना ही करके आना है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि उस टाइम ये नहीं था ना कि 50% 60%, मैंने तो पूरे सब बच्चों के लिए करवाया था। ठीक है, तो उसमें बेस्ट नंबर आएंगे आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में, अगर आप सारी वीडियोज़ को ठीक तरीके से देख के जाओगे। दूसरी बात, जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी तभी मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे उन्हीं में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करती गई थी उसी टाइम पे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एग्जाम टाइम में जगते हैं। ठीक है, उनके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना ज़रूरी हो जाता है, और फिर एक जगह पर इकट्ठे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए भी हम लोग ये वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जिसने पूरे तरीके से पढ़ाई की है उसको ऑलरेडी पता होगा, और अगर ध्यान दिलाना है तो इन क्वेश्चन से आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट फर्स्ट में जो है वो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि लांबिक निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि कर्वीलिनियर सिस्टम क्या होता है, यानी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, उसमें भी फिर ये पूछा जाता है कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम कौन सा होता है, यानी कि लांबिक वक्र रेखीय, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्केल फैक्टर, स्केल गुणक। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक आपका बनेगा लांबिक, यानी कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, इनको अपनी कॉपी में नोट करके पढ़ाई शुरू कर लेना। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बना रखा है आपको स्केल फैक्टर, यानी कि स्केल गुणक, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ करके जाना। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है डाइवर्जेंस, नहीं डाइवर्जेंस से पहले ग्रेडियंट। अब इसमें ध्यान से सुना, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, या फिर कर्ल ऑफ वेक्टर, यानी कि प्रवणता, अदिश की प्रवणता, सदिश का डाइवर्जेंस और सदिश का कर्ल। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। आपको तो तीनों ही पढ़ने हैं, या फिर किसी को बहुत ही जोर आ रहा है तो 3 में से 2 तो पढ़ ही जाना। मेरे कहने का मतलब ये, आपको इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है आपने, देखा है तो कोई दिक्कत वाले टॉपिक नहीं है, खूब अच्छे से वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ करके जाना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो आपका नंबर 3 आता है वो आपके कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपने 9th 10th 11th 12th में भी खूब पढ़ा है। वो जस्ट एक बेसिक है ताकि आप बाकी के 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ सको। कौन से? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक आप पढ़ सको ताकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यानी कि बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेलनाकार या गोलीय में से ही पूछा जाएगा। तो ये दोनों भी आपको पढ़ के जाने हैं। स्फेरिकल यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या होते हैं, किसी भी निर्देशांक को इन सिस्टम में कैसे शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इनके क्या निकालते हैं, स्केल फैक्टर, ठीक है। स्केल फैक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सिलेंड्रिकल में भी निकाला है, स्फेरिकल में भी निकाला है, कार्टेशियन में भी निकाला है, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ करके जाना। दूसरी बात, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब कीजिए। सारा वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाए, ठीक तरीके से पढ़ाई की है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब एक्सप्रेशन लिखिए उनका, ठीक है। तो याद भी करके जाना। देखो इसका जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है ना, उसको याद करके भी जाना, मतलब पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे है, लेकिन आंसर भी याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे डाइवर्जेंस में भी आप याद करके जाना एक्सप्रेशन उसका जो लास्ट में रिजल्ट आता है, और कर्ल भी। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा याद भी करके जाओ आपको जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, ताकि उससे क्या होता है, न्यूमेरिकल में आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो फॉर्मूला भी याद रखना है। जो रिजल्ट है वही एक क्वेश्चन है और वही एक न्यूमेरिकल है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो है जैकोबियन से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जैकोबियन को पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, हालांकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, सबसे ज़्यादा पूछते हैं उसकी प्रॉपर्टी से। जैकोबियन की प्रॉपर्टी ज़्यादा पूछी जाती है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, और ये जब मैंने पढ़ाई थी तब भी बताया था। ये शायद XY है, XYZW, जैकोबियन ZW UV, और इधर है JXY UV। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी जैकोबियन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको सिद्ध करना है। जैकोबियन के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो वीडियोस में कराए हुए हैं, सब कुछ। देखो ये टॉपिक्स तो हैं ही, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको करके जाने हैं। सारे फॉर्मूला बेस तो छोड़ने ही नहीं है कोई से भी, ये ध्यान रखना आप, खास बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो है टेंसर, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट यूनिट के A पार्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। इनमें भी जो मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं वो पढ़ करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है आपका टेंसर, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का B पार्ट आ जाता है। टेंसर में आपको टेंसर क्या होते हैं और उनमें भी उसके पार्ट बेसिकली कौन कौन से पढ़ने हैं आपको स्पेशली। एक तो इनवेरिएंट टेंसर यानी कि निश्चर प्रदिश पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ कर के जाना है कंट्रावेरिएंट, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर। कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, सहचर और प्रतिचर प्रदिश जो आपको पढ़ाया है ना, वो आपको पढ़ के जाना है। निश्चर प्रदिश, सहचर, प्रतिचर जो भी है वो आपको पढ़ करके जाना है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका फंडामेंटल ऑपरेशन। टेंसर की जो फंडामेंटल ऑपरेशन है सिंपल से है। देखो इस पे बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर सबसे अच्छा होता है बच्चों का, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है, फिजिक्स वाले बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आता है आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस, है ना, प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं, जिसमें आपका प्लस है, माइनस है ना, मूलभूत संक्रियाएं, भाग है, गुणा है। तो ये आपको इस पे पूरा वीडियो, मैंने कहा ना मैथमेटिकल फिजिक्स आपको पूरी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है जितने भी लिखवाऊंगी आप। समझ में आ गई? प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं जिसमें आपको प्लस, माइनस, गुणा, भाग, मतलब जो भी करा रखे हैं आपको वो करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है थर्ड पार्ट, फर्स्ट यूनिट के थर्ड पार्ट में से, ठीक है। देखो ये फर्स्ट यूनिट में जो बोल रही हूँ ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स यही हैं, ठीक है। डिवाइडेशन अलग अलग हो सकता है, किसी के हो सकता है ये सारा मैटर फोर्थ यूनिट में डाल रखा हो, किसी यूनिट में, किसी में सेकंड यूनिट में डाल रखा हो, उसमें आप टेंशन मत लो, आप टॉपिक्स पे फोकस करो कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है आपका
प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत अच्छे से बढ़ा रखा है। डिराक डेल्टा फलन के गुण सारे, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट बता रखे हैं। जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जो जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। सारे अच्छे से बता रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बताया है मैंने उसमें कि कौन कौन से पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है, डिराक डेल्टा फलन में, ठीक है। डिराक डेल्टा फलन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये पढ़ दी है आपको। नेक्स्ट है आपका एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता सिद्धांत, ठीक है। तो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत में इसके पॉस्टुलेट्स, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, पॉस्टुलेट्स, अभिग्रहित, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, वही के वही हैं, ये आपको बता रखे हैं। तो एसटीआर के पॉस्टुलेट्स अभिग्रहित जो आइंस्टीन ने दिए थे, पहला अभिग्रहित, दूसरा अभिग्रहित, ये सारे पढ़ करके जाने हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट बनता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। लेंदी है, 3-4 बार हाथ से करोगे तो आपको आराम से याद रहेगा, बहुत सिंपल है। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना किसी भी टॉपिक में तो वो मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये बात मैंने आज थर्ड ईयर को भी बोली है, ठीक है। बच्चों की थोड़ी होती है टेंडेंसी कि शॉर्टकट तरीके अपनाने के चक्कर भी रहते हैं, तो शॉर्टकट से कभी भी कोई सक्सेस नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा है डेरिवेशन, लेकिन अच्छा है, मोटे स्कोर आपको ला करके देगा, अच्छे नंबर ला करके देगा अगर ये टॉपिक आ गया तो, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे इसकी इक्वेशंस हैं 4, इक्वेशन ऑफ मोशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आपको डिराइव करने के लिए उस पर क्वेश्चन आता है, और ये फर्स्ट ईयर में भी ऐसे का ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट आपका जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस हैं। इसमें आप पढ़ते हो टाइम डायलेशन, यानी कि समय में वृद्धि, और एक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लंबाई में संकुचन। ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे मैकेनिक्स में। उनके डेरिवेशन आना के तो चांसेस बहुत कम है, हालांकि पढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल्स ऑन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लंबाई में संकुचन, एंड समय में वृद्धि यानी कि टाइम डायलेशन। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आपको वीडियोस में सब कुछ अवेलेबल है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब बता रखे हैं, पढ़ के जाना ध्यान से। तो ये 10 क्वेश्चन हुए हैं अभी हमारे, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इन फोकस करना है आपको ये सारे पे, किसी भी कॉपी में कहीं पे भी नोट कर लो और इनको पढ़ो। आपके एग्जाम में जितना भी टाइम है ठीक से पढ़ के जाओ, मस्त पेपर होगा आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, ज़रा पहचानना इसको एक बार कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में हर किसी को आ जाता है लेकिन पहचानना आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि यू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक। अब म्यू की 1 से 4 तक लिमिट बता रखी है, दैट मीन्स कि 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन है। मतलब जहाँ पे अभी तक आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, लेकिन अब 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने ये भी पढ़ करके जाना, एक क्वेश्चन छोटी डेफिनेशन उस पर बनेगी, जगत बिंदु जो मैंने पढ़ाया ना आपको, माइक्रो कैजुअलिटी पढ़ाई है आपको, ठीक है। तो अच्छा, एक मेरे को याद आया कि जब बच्चों ने वीडियो देखी है मैथमेटिकल में, तो सबसे ज़्यादा मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि मैडम एक वीडियो मिसिंग है माइक्रो कैजुअलिटी पे। अरे भाई वो मिसिंग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हो फिर खोलते हो वीडियो खोल के देखो आप पूरा, जहाँ पे मैंने जगत बिंदु, जगत अंतराल, ये जो स्पेस टाइम इंटरवल पढ़ा है मैंने, दिक् समय अंतराल, उसमें 3-4 वीडियोस में है माइक्रो कैजुअलिटी, ठीक है, माइक्रो कॉजलिटी। तो ये पूरा पढ़ना है आपको, पूरा वीडियो खोलो तो सही, पूरा देखो तो सही। पूरा देखते नहीं हो, उसको आगे बढ़ाते जाते हो और फिर ऐसे देखते हो आप, ऐसे मत देखो। पूरे वीडियो में हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो बीच में कहीं वो वीडियो है उसको खोलो, फिर आपको पता चलेगा माइक्रो कैजुअलिटी कहाँ है।
तो यू म्यू स्क्वायर, ये कौन सा है, यू का मतलब वेलोसिटी, म्यू है मतलब 4 वेलोसिटी। तो 4 वेलोसिटी के लिए हमने सिद्ध करवाया है, जहाँ पे मैंने टॉपिक करवाया वहाँ पे लिखवाया है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग का जो सम होता है वो एक निश्चर राशि होती है। तो या तो लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग जो होता है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, या फिर आपको एक्सप्रेशन सिद्ध करने के लिए आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एक 4 मोमेंटम पे भी बन सकता है आपका। तो या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। ये क्या है, चतुर्विम संवेग, ये चतुर्विम वेग है, ये चतुर्विम संवेग है, दोनों सिंपल हैं, आराम से दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। जब आप ये पढ़ते हो ना चतुर्विम संवेग, तो उसी के नीचे मैंने एक इक्वेशन सिद्ध करवा रखी है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ऊर्जा संवेग समीकरण, ठीक है, चतुर्विम के लिए। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें मैंने 3 केसेस बताए हुए हैं कि जब ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा। ये 3 केसेस में 3 तरीके के पार्टिकल्स का वर्गीकरण बता रखा है, फोटोन्स का, फोनोन्स का, टेक्योन्स का, है ना, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो ये सारे आपको ठीक से पढ़ करके जाने, ये क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट, वो ये है 4 फोर्स के ऊपर चतुर्विम बल, ठीक है। ये आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या कीजिए 4 फोर्स यानी कि चतुर्विम बल तथा रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन, आपेक्षिकीय गति की समीकरण। या तो ऐसे आएगा, या सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए एफ म्यू इज इक्वल टू डी बाई डी टॉक एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन में डी टॉक इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ये आपेक्षिक गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सिद्ध करने के लिए पा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि चतुर्विम बलों के लिए आपेक्षिक गति की समीकरण याद कीजिए। तो ये याद भी होनी चाहिए आपको, इस चक्कर में मत रहना कि सिर्फ सिद्ध करने के लिए आएगी। तो कहाँ से डेरिवेशन शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, एंड करना है तो उसका रिजल्ट क्या है वो भी याद रखना है आपको। हर एक चीज़ को बता रही हूँ, इतना अच्छे से कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि बच्चे जो कहीं से कोचिंग नहीं ले पाते, पढ़ नहीं पाते, या कोरोना स्थितियों में किसी भी तरीके से खुद से जिनको सेल्फ गाइडेंस में दिक्कत आ रही है, तो उनको हम लोग गाइड करें, ठीक है। मेरा पूरा मोटिव यही है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इससे, समझ में आ गई कि आप सोच रहे हो कि भाई मैडम की कोई कमाई हो रही है या मैडम को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, ठीक है, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। तो अगर कोई टीचर आपके लिए इतना मोटिवेटेड है, इतना डिवोटेड है, तो आप भी थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप पढ़ना ही तो है, आपको पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आपका प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है, देखो लांबिकता संबंध, ये मैंने खूब बताया बच्चों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्विम वेग और चतुर्विम बल का लांबिकता संबंध, ठीक है, या ये वही है लांबिकता संबंध है, बिकॉज हम ये जानते हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का लांबिकता संबंध ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आपको ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि यू म्यू इज परपेंडिकुलर टू एफ म्यू, इसका रिजल्ट यही है इम्प्लाइज करके। तो ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग और चतुर्विम बल परस्पर लंबवत होते हैं, है ना, या फिर वो ऐसे भी कह सकता है, ये दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सके, वो कितने तरीके से कहाँ कैसे पूछा जा सकता है वो बता सकूँ, इसलिए वीडियो बनाई है। वरना आप लोगों को पिक भी सेंड कर सकती थी मैं, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल सकती थी, किसी भी तरीके से आप लोगों तक ये क्वेश्चंस पहुंचा सकती थी। लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस का कंप्लीट आपको एनालिसिस समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉलेज के क्वेश्चंस में यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आपको क्वेश्चन के हर पहलू को समझ में आना चाहिए। बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन आराम से हर किसी को समझ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपेक्षिकीय
डॉपलर समीकरण, आपेक्षिकीय डॉपलर समीकरण, इसका जो एक्सप्रेशन है ना, आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव, उसकी एक इक्वेशन है, वो आपको पूरी बतानी है। मैं आपको इक्वेशन भी बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कौन सी इक्वेशन है। वो है आपकी ये रही, ये मैंने आपको सिद्ध करा रखी। देखो न्यू इज इक्वल्स टू न्यू डैश, या तो ऐसे पूछेगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए। देखो दोनों में अंतर है, मैं बताती हूँ क्या है। ठीक है, या तो ये कहेगा ये भी आपेक्षिकीय डॉपलर समीकरण है, ये भी आपेक्षिकीय डॉपलर समीकरण है, ये ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है आपसे पेपर पे। ठीक है, फिर इसमें दो केसेस हैं, दोनों अच्छे से बता रखे हैं मैंने। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है आपको। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में ये क्वेश्चन, ये वाली डेरिवेशन पूछा जा सकता है। इसमें आपको अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि थीटा का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, इसमें कितनी होनी चाहिए। तो अलग अलग केसेस आपको बताए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू1 न्यू2 निकाल रखे हैं इसमें, है ना, इसमें भी न्यू1 न्यू2 निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए आपको, ये पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 4 फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 फ्रीक्वेंसी, चतुर्विम आवृत्ति। ठीक है, या तो आपको ये कहेगा कि चतुर्विम आवृत्ति का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे सिद्ध करने के लिए आएगा। ठीक है, कैसे आएगा सिद्ध करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, प्रूव दैट के म्यू यू म्यू इज इक्वल टू इनवेरिएंट, यानी कि निश्चल। के म्यू क्या है? 4 फ्रीक्वेंसी, डॉट यू म्यू क्या है? 4 वेग, चतुर्विम वेग, 4 वेलोसिटी। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए भी आ सकते हैं। इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये 4 फ्रीक्वेंसी के लिए है। रट्टा मार के जाओगे तो ना समझ में नहीं आएगा, समझ के जाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 फ्रीक्वेंसी का, अदरवाइज सोचते रह जाओगे कि ये कहाँ था। ठीक है, तो चतुर्विम आवृत्ति जो है उसमें आपको ये सिद्ध करवाया हुआ है मैंने, ठीक से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका अगली यूनिट से स्टार्ट हो जाता है वो है आपका, जिसमें हमने टक्कर पढ़ी थी, है ना। टक्कर कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? इलास्टिक, इन इलास्टिक, वो भी हमने लेबोरेटरी फ्रेम में भी पढ़ी थी हमने, यानी कि प्रयोगशाला निर्देश यंत्र में भी पढ़ी थी, और वैसे भी पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ठीक से पढ़ करके जाना है। ये क्या लग गया? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको, वो बनेगा आपका काइनेमेटिक्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। ठीक है, काइनेमेटिक्स, गति की, अस्थायी कणों की गति की। अब देखो मैं बताती हूँ उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। अस्थायी कणों की गति की में एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि m इज ग्रेटर देन m1 प्लस m2, या तो आपसे ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अस्थायी कणों की गतिकी में m इज ग्रेटर देन m1 प्लस m2 होता है, या तो आपसे ये सिद्ध करने बोलेगा। ठीक है, या फिर वो ये ऐसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अस्थायी कणों की गतिकी में जो आपका मूल कण है उसका द्रव्यमान 6 उत्पादों के द्रव्यमान के योग से ज़्यादा होता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुना आपने, कि अस्थायी कणों की गतिकी में सिद्ध कीजिए कि मूल कण का द्रव्यमान उसके 6 उत्पादों के, यानी कि जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं उनके मास के योग से बड़ा होता है। तो जो इसने इस एक्सप्रेशन में कहा है वही लैंग्वेज में बोल दिया उसने। तो इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आ गए। या फिर तीसरा तरीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध नहीं कीजिए, ये बताइए कि अस्थायी कणों की गतिकी में विघटन के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो ये है शर्त, मतलब वो तीनों ही चीज़ों में एक ही चीज़ पूछना चाह रहा है, वो है कि m इज ग्रेटर देन m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपको स्वतः विघटन की शर्त बताइए अस्थायी कणों की गतिकी में, या फिर ये सिद्ध कीजिए कि मूल कण का द्रव्यमान जो है उसके 6 उत्पादों के द्रव्यमान के योग से ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर सीधा पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए। समझ में आ गई? एक आपको पढ़ करके जाना है इसमें एक्सेस मास, यानी कि द्रव्यमान आधिक्य।
का एक्सप्रेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि m-m1 माइनस m2 इज इक्वल टू डेल्टा m, ये भी बता रखा है आपको, आदित्य मास, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा T1 T2 काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, या तो T1 या T2 या दोनों के लिए। मतलब ये T1 तो पहले कण की काइनेटिक एनर्जी है, T2 दूसरे कण की काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गई? तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, इतने क्वेश्चंस कीजिए आप इतने रेडी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये अभी मैंने 16 क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है। अभी आपके इतने ही कुछ क्वेश्चन, इतने तो नहीं है, 25 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो 9-10 क्वेश्चन और बच्चे हैं आप लोगों के उनको 9-10 ही मत समझिए, इन्हीं क्वेश्चन में मैंने इनके सब क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्क्राइब किए हैं। तो ये 16 क्वेश्चन मतलब ये कम से कम 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप ये लगा के चलिए, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन और हैं, उनको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, और शाम को लाइव क्लास में ज़रूर आना, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस के साथ, अपनी क्वेरीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन इनको तो डिस्क्राइब कर ही लेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, ठीक है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।